बच्चों, आज हम लोग की जो पिछली क्लास थी वो थी एक नागरिकता क्या होती है। नागरिकता के बारे में पढ़ा था कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। उसमें आप लोगों को बताया गया था भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं वो 5 तरीके हैं। ठीक, तो अब अभी हम लोग जो नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, इसको आप लोग देखोगे पिछले वीडियो में। वो नागरिकता किसको प्राप्त होती है? नागरिकता प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? किसी राष्ट्र का नागरिक बन जाता है। नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात एक व्यक्ति किसी राष्ट्र का बन जाता है नागरिक। नागरिक बनना मात्र पर्याप्त नहीं है, नागरिक बनने के साथ साथ उस नागरिक की क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या राइट्स हैं। ऐसा नागरिक जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली भांति जानता है और उसका निर्वहन करता है, वह व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को जान रहा हो, जब कर्तव्यों को जानेगा तो निश्चित रूप से वो देश में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगा और अपनी ड्यूटी करेगा, अपना कार्य या अपना कर्तव्य करेगा, देश के प्रति जो भी उसकी ड्यूटी बन रही है वो करेगा। और अगर जब उसको अपने अधिकार पता होंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए भी प्रयासरत रहेगा। जब किसी भी राष्ट्र में उसको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य दोनों की जानकारी और दोनों का निर्वहन सही हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक कहलाता है। एक अच्छे नागरिक में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। ये तो एक परिभाषा हो गया कि उसको कर्तव्यों और अधिकारों का जो ज्ञान है उनका यदि वो ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है तो वह व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होगा, ये निश्चित है। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह समझ रहा है, पूरी तरह उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति है। तो अब कर्तव्यों से ही उठा करके कुछ पॉइंट्स निकाले गए हैं और उन्हीं से निकल के आए हैं कि अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। तो अच्छे नागरिक के गुण हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छे नागरिक के गुण। अच्छे नागरिक के जो क्वालिटीज़ बताए गए हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहला पॉइंट है आत्म जागरूकता। जो अच्छा नागरिक है, अच्छा नागरिक वह व्यक्ति हो सकता है जो सेल्फ अवेयर हो, आत्म जागरूक। ये आत्म जागरूक क्या है? आत्म जागरूक माने है कि उस व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी होना चाहिए। अपने बारे में जानकारी, जब आपको व्यक्तित्व वाला चैप्टर पढ़ाया गया था आपको तो उस समय बताया गया था कि आत्म जागरूकता का मतलब है स्वयं की कमियों, स्वयं की अच्छाइयों, स्वयं की ताकत को जानना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। हमें स्वयं के बारे में जानकारी है क्या कि हम में कौन सी कैपेसिटी है, कौन कौन सी कैलिबर है और कौन कौन सी हमारी डिमेरिट्स हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं। तो कमियां और अच्छाइयाँ जब दोनों ही पता होंगी तो ऐसे में जो कमियां हैं, कमियों में हम सुधार करेंगे, अपने को और अच्छा बनाएंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको बार बार रिपीट करेंगे और अच्छा बनाएंगे तो हम एक अच्छे नागरिक या अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और जो अच्छा व्यक्ति बनेगा वही देश का अच्छा नागरिक भी बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था आत्म जागरूकता। दूसरा है जो ज़रूरी है वो है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य, हेल्दी होना जरूरी। हेल्दी होने से तात्पर्य क्या है कि अपना जो कैडेट हो या कोई व्यक्ति है, क्योंकि हम अच्छे नागरिक की बात कर रहे हैं तो वह व्यक्ति सबसे पहले ये आवश्यक है
कि वो हेल्दी हो, वो बीमारियों से ग्रस्त ना हो। बीमारियों से ग्रस्त का जो व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त होगा वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हो सकता है दुबला पतला हो, या बहुत हेल्दी हो जाए, बहुत मोटा हो जाए। तो ये जो दो फिजिक हैं, शारीरिक बनावट है, जो एक तो बहुत पतला होना या एक बहुत मोटा होना, दोनों ही बीमारियों को प्रदर्शित करती हैं। चाहे ऐसे लोगों को कभी दौड़ा के देखा जाए तो पता चल जाता है। और जो सुडौल बॉडी है, जिसका बीएमआई अच्छा है, तो वो व्यक्ति जो है वो एक अच्छा नागरिक हो सकता है। क्यों? जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निर्वहन कर पाएगा। अच्छे से निर्वहन कर पाएगा तो वही व्यक्ति देश के लिए अच्छा भी माना जाएगा। आप लोग मानो किसी संस्था में पढ़ रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं, और आप उस संगठन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे? अरे ये बेकार है, नाकार है। और क्यों नहीं कर पा रहे? हो सकता है आपकी स्वयं की कोई, उस व्यक्ति की कोई स्वयं की बीमारी हो, कोई समस्या, इस वजह से काम ना कर पा रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति संगठन या जिस संस्था से जुड़ा है उसके प्रति कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी करता है, तो उसको वाहवाही बहुत मिलती, नहीं ये व्यक्ति बहुत काम करता है, ये व्यक्ति बहुत काम करता है। लेकिन वो व्यक्ति काम अगर करता है तो निश्चित रूप से उसमें एक स्टैमिना होगी, उसमें एक स्ट्रेंथ होगी, उसमें एक पावर होगी, तभी तो कर पा रहा है। तो एक उत्तम स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है सुशिक्षित। सुशिक्षित होना मतलब केवल शिक्षित नहीं होना, केवल साक्षर नहीं होना। शिक्षा के साथ साथ जब संस्कार जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सुशिक्षित। कि पढ़ाई लिखाई के साथ, पिछले कल के क्लास में बताया था कि पढ़ाई लिखाई केवल वो नहीं कि हमने सिग्नेचर करना सीख लिया। कंट्री में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं, गाँव में जाकर हम देखें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो हस्ताक्षर तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए आप ऊपर का पढ़ तो लीजिए, तो वो नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब वो केवल साक्षर है, केवल नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नहीं। शिक्षा का मतलब ये है कि हम चीज़ों को पढ़ सकें, उनको समझ सकें, उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। और इस शिक्षा के साथ साथ जब संस्कार जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम अपने आसपास, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपनी समुदाय, अपने क्षेत्र या जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति को जब हम समझने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, तो शिक्षा और संस्कृति को मिलाकर बन जाता है सुशिक्षित होना। तो एक अच्छा जो आपका नागरिक है वो कौन हो सकता है? जो सुशिक्षित हो। अगला पॉइंट है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण को क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटीज के प्रति अलर्ट हो, जो अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी बखूबी निर्वहन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो कर्तव्य परायण है। तो अब कर्तव्य परायण जो व्यक्ति है, कर्तव्य परायण, अब उसे पता भी होना चाहिए ड्यूटीज को। तो हमने जो शुरू किया था उसमें बताया था कि एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जिसको अपने कर्तव्यों की जानकारी हो। हमारे देश के संविधान में भी मूल कर्तव्य बताए गए, तो मूल कर्तव्यों की हमें जानकारी हो और उन मूल कर्तव्यों को हम अगर निर्वहन कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो इसे फिर कहेंगे कि कर्तव्य परायण होना। अगला पॉइंट है आपका निस्वार्थ होना। नेक्स्ट पॉइंट है निस्वार्थ होना। स्वार्थ तो आप लोग जानते होंगे, स्वार्थ क्या होता? स्वधन अर्थ। ऐसा काम जो स्व के लिए हो, ऐसे काम जो अपने के लिए लोग करते हैं, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, ऐसे काम स्व कहलाते हैं, स्वार्थ कहलाते हैं। लेकिन जब हम कार्य अपने आप को के साथ साथ हम समाज को लेकर चलते हैं,
जब हम राष्ट्र को लेकर के, अपने देश, अपने ज़िले को लेकर के काम करते हैं तो वे काम निस्वार्थ कहलाते हैं। जब ऐसे कार्य जिनमें हमारा खुद का कोई सीधा या डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं है, हम चाहते हैं कि राष्ट्र को कुछ मिल पाए। जैसे उदाहरण के लिए गर्मियों में रेलवे स्टेशन पर कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन पानी के प्याऊ लगवा देती हैं, ये निस्वार्थ है। उनमें किसको पता कौन पीने आ रहा है, जरूरी थोड़ी कि मैंने लगवाया तो मेरे चाचा ताऊ पीने आ रहे हैं, कोई भी आएगा पानी पिएगा, ये निस्वार्थ काम। प्रकृति जितने भी काम करती निस्वार्थ करती। देखो प्रकृति का जो पेड़ है, पेड़ जो फल देता है, क्या वो अपना स्वयं खाता है? नहीं खाता है, दूसरों के लिए ही होते हैं। प्रकृति जो हमें जल वर्षा करके देती है, क्या वो ये सोच के देती है कि नहीं आज हमें इधर मथुरा प्रसाद की इंद्रप्रस्थ वाटिका में ही बारिश करनी है, मथुरा प्रसाद के उस तरफ वाले ग्राउंड में नहीं करेंगे, या आज हम तहसील में नहीं बरसेंगे, तहसील वालों ने उस दिन हमें भगा दिया था, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है, एक्चुअली में निस्वार्थ भाव से जो काम होते हैं वही सफलीभूत होते हैं। निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, और जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसे ही एक अच्छा नागरिक बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। मितव्ययी होना, नेक्स्ट पॉइंट आता है मितव्ययी। मितव्ययी माने क्या होता है? कुछ लोग मितव्ययी की परिभाषा कंजूस से लेते हैं। कंजूस कौन होता है? जो अब उन्होंने एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी, कौन सी? लखीमल करोड़ीमल वाली पढ़ी है? कम लोगों ने पढ़ी है। लखीमल और करोड़ीमल दो दोस्त नहीं थे, दो एक तरीके के कंजूस थे। एक लखीमल थे, वो कंजूस थे, उन्हें पता चला कि आपसे भी बड़ा कोई है, वो करोड़ीमल है, वो कलकत्ता में रहता, तो लखीमल उसके पास गए और वहाँ जा कर के उसके पास मिले, तो दोनों अच्छे से मिले। अब रास्ते में लखीमल करोड़ीमल करोड़ीमल ने कहा आज हम लोग जो भोजन है वो बाहर करेंगे। ठीक है भाई। अब चले रास्ते में, तो रास्ते में एक नाली टाइप का थोड़ा सा कीचड़ वगैरह पड़ गया, तो करोड़ीमल ने अपने जूते उठा के जेब में डाल लिए। तो लखीमल ने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इनको क्या ज़रूरत, पैर में मिट्टी लगती है, पैर तो धुल लेंगे, जूते कैसे धुलेंगे? हाँ बात तो सही, क्या बात है। फिर आगे चले, अब एक होटल में पहुँचे, भाई ब्रेड है? तो उसने कहते हाँ मेरी ब्रेड तो मक्खन जैसी पवित्र और शुद्ध है। तो करोड़ीमल ने कहा मक्खन जैसा शुद्ध कैसे हो जाए, कैसे पवित्र हो सकती रोटी, कितनी मक्खन जैसी मुलायम हो सकती? नहीं, इससे अच्छा हम लोग मक्खन खाएं। तो दूसरी दुकान पर चले गए, छोड़ दिया। लखीमल ने कहा अब कहाँ चले? कहते मक्खन खाने चल रहे हैं हम लोग, आज ब्रेड नहीं खाएंगे, हम लोग मक्खन खाएंगे। मक्खन का, मक्खन की दुकान पहुँचे, भाई मक्खन कैसा है? भाई साहब हमारा मक्खन तो गंगा जल जैसा पवित्र है, गंगा जल जैसा बिल्कुल शुद्ध पवित्र। अच्छा, तब फिर कहते गंगा जल जैसा कैसे हो सकता है? नहीं गंगा जल आप देख लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। करोड़ीमल लखीमल से बोला करोड़ीमल क्या ऐसा हो सकता है? आपने देखा गंगा जल है, माँ गंगा जी का जल है, गंगा जल से पवित्र कुछ हो सकता है? छूत पाक कुछ भी हो, 2 बूंद डाल लो पवित्र हो गए, और ये कैसे हो सकता है? तब फिर क्या हो, चलो आज हम लोग गंगा जी के किनारे गंगा जल का ही पान करते हैं। तो गए दोनों, गंगा जी के पास पहुँचे, गंगा जल का पान किया और घर आ गए। ये थे लखीमल करोड़ीमल। तो ये कंजूसी है कि भूखे पेट ही सो गए पानी पी के। मितव्ययिता का मतलब है कि जहाँ जितनी आवश्यकता हो उतना खर्च, जितनी आवश्यकता हो उतना खर्च करना, ये होती मितव्ययिता। जैसे अब हमें पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए एक मार्कर और एक डस्टर चाहिए, तो भाई ठीक है एक मार्कर एक डस्टर मंगा लेते हैं। अब सोचा कि नहीं एक मार्कर एक डस्टर पता नहीं खराब हो जाए, 2 डस्टर ले आओ, 3-4 मार्कर ले आओ, ये अमितव्ययिता। मितव्ययिता जितना आवश्यक है उतना खर्च किया जाना चाहिए, अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाना चाहिए। तो मितव्ययिता, तो अच्छा जो नागरिक है उसमें मितव्ययिता होनी चाहिए। पता चला वो राष्ट्र के लिए काम तो कर रहा है, वो चाहता है कि यहाँ पर जो ये पौध लगाई गई है इसमें पानी मिले, लेकिन इसके साथ साथ वो इस पानी में, इसको पानी लगाने के चक्कर जाने कितना पानी वेस्ट कर देता है। तो ये अमितव्ययिता है। मितव्ययिता क्या है? जो पौध लगी है उसमें उतने में पानी लगाना, ये मितव्ययिता है। ठीक। अगला पॉइंट है मताधिकार का उचित प्रयोग। ये भाई मताधिकार का उचित प्रयोग,
मताधिकार हम सब इधर जो भी पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब जाने कि मताधिकार माने हम लोग जो मत देने का जो अधिकार है, जिसका प्रयोग करते हैं, या सब डिग्री लेवल के जितने भी बच्चे बैठे होंगे उनका वो सब जानते हैं कि जो मत देने का अधिकार है, सरकारों को चुनने का अधिकार है, वो है मताधिकार। ठीक, तो सरकारों को चुनने के लिए हम लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो मताधिकार होता है। अब मताधिकार में कुछ लोग प्रलोभन में आ जाते हैं, वो प्रलोभन गलत है। कुछ लोग मूल्यांकन नहीं करते, एसेस नहीं करते, ये देखते हैं भाई ठीक है ये हमारे जान पहचान के, बस वोट दे दो। जान पहचान के होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखो कि इसका क्या कैरेक्टर रहा, ईमानदार है कि नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, हम लोगों की मदद करेगा कि नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। इन कसौटियों पे जब हम किसी नेता को तौल लेते हैं, उसके बाद उसके समर्थन में वोट करना, ये होता है मताधिकार का उचित प्रयोग। ना कि मत को बेच देना, मत को किसी के प्रभाव में आकर के, किसी से डर करके। अब डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मत देने के लिए आपका मत पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है, आप ऐसी जगह जाकर के देंगे या कोई आपके सिवा किसी को पता नहीं। अगला पॉइंट है परोपकारी होना। अच्छा नागरिक परोपकारी होना चाहिए। ठीक, परोपकारी जो दूसरों की मदद करने वाला। हम सब चाहते हैं, कोई समस्या फंसती है, या हम सब लोग में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दूसरों की कोई समस्या आ जाए तो तुरंत हेल्प करने के लिए बढ़ जाते हैं। अचानक से क्लास या कहीं कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो 4 से 8 लोग एकदम से दौड़ते हैं, क्या हो गया, सब अलग अलग करते हैं, है ना। या कभी कोई अचानक से रास्ते जाते किसी कोई समस्या, कोई चोट चपेट लग जाती है, या किसी को प्यास लगी है, या रास्ते में जा रहे हैं कोई भूखा है उसको खाना खिला देना, ये परोपकार है। कोई प्यासा उसे पानी पिला देना, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर देना ही परोपकार है। अब ज़रूरतमंद केवल व्यक्ति नहीं होता, ज़रूरतमंद संस्था भी हो सकती है, ज़रूरतमंद संगठन भी हो सकता है। पता चला संस्था कैसे ज़रूरत, पता चला आप मानो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज या आप जिस संगठन से जुड़े हैं, उस संगठन को कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसका जो पवित्र जो उद्देश्य है वो पवित्र है, वो कार्य तो अच्छे से कर रही है, लेकिन उसको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है। और हम और आप अगर मदद कर सकते हैं तो वो मदद करें, ये भी एक परोपकार है। ठीक, तो परोपकारी होना चाहिए एक नागरिक को। अगला पॉइंट रहेगा आपका दलबंदी से दूर। मतलब अच्छा नागरिक वो होगा जो किसी दल विशेष से जुड़े ना। किसी दल से जुड़ने का मतलब तो ये हो गया कि फिर उसकी जो आचार विचार व्यवहार है वो उसके उस दल के हिसाब से चलने लगेंगे। जैसे कोई किसी पार्टी से जुड़ जाए तो अब उसकी जो सोच है वो अच्छा बुरा नहीं देखेगी, वो उस पार्टी की सोच के हिसाब से चलेगा। तो दलबंदी से दूर रहना चाहिए एक अच्छे नेता को। अच्छा जो नागरिक है उसको दलबंदी से दूर रहना चाहिए। फिर है कानूनों का पालन करना चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो जो कानूनों का पालन करेगा उसे ही तो हम अच्छा नागरिक कहेंगे। या फिर उसको कहेंगे जो कानूनों का पालन नहीं करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई छीनाती करेगा, कोई मारपीट करेगा, क्या उसको हम अच्छा नागरिक कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। हम उसी को अच्छा नागरिक कहेंगे जो इन सभी दुर्व्यसनों से दूर रहेगा। वो अगर ये जो आप धूम्रपान नहीं करेगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, किसी को तंग नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, ठीक, दूसरों की मदद करेगा। ऐसा व्यक्ति जो कानूनों का पालन करता है उसे ही एक अच्छा नागरिक कहा और माना जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा देशभक्त ही अच्छा नागरिक
हो सकता है। और अच्छे देशभक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि वो आत्म जागरूक रहे, वो अच्छे स्वस्थ हो, सुशिक्षित हो, कर्तव्य परायण हो, निस्वार्थ हो, परोपकारी हो, दलबंदी से दूर रहने वाला हो, मितव्ययी हो और कानूनों का पालन करने वाला। धन्यवाद। राजकुमार।